अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें एक दफ़ा फिर रंग ले आई हैं। हमारे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर को एक्सटेंड कर दिया है और जंगबंदी में ये तोसी इस वक्त तक के लिए हुई है जब तक कि ये बातचीत का, मुज़ाकरात का सारा प्रोसेस जो है वो अंजाम को नहीं पहुँच जाता। मगर इंटरेस्टिंगली ईरान की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के सीज़ फायर में तोसी के को बिल्कुल वेटेज नहीं दी जा रही है और बल्कि ईरान में तो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये सीज़ फायर को एक्सटेंड करना शायद एक टाइम बाइंग टैक्टिक है फॉर अ सरप्राइज अटैक, और इसलिए ईरान कह रहा है कि शायद वो जंगबंदी पर भी अमल दरामद नहीं करेगा। मगर इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप बड़े पुरुमीद दिखाई देते हैं और वो ये कह रहे हैं कि जुम्मे के दिन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड एक्सपेक्ट किया जाए। मगर सवाल यह है कि वो क्यों इतने पुरुमीद हैं और ईरान का रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या अपने नेवल ब्लॉकेड के जवाब में ईरान फौजी कार्रवाई करेगा या जुम्मे के दिन मुज़ाकरात की मेज पर बैठेगा? तज्जिए के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम साहिरा, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डोनाल्ड ट्रंप का फिर ताज़ा तरीन बयान सामने आ गया। वो कह रहे हैं कि जुम्मे के दिन मुज़ाकरात होने वाले हैं, जबकि ईरान की तरफ से तो पहले मुज़ाकरात की कॉल को भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया। उनकी सीज़ फायर की कॉल को भी जो है वो ईरान पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा अब तक। तो जुम्मे के दिन क्या होने वाला है? देखिए, ऐसी सूरत हाल के अंदर इस तरह के अजीब व गरीब वाक़यात होते हैं। कभी कभी नामुमकिन मुमकिन बन जाता है, कभी कभी इतनी हैरान कौन खबर आती है कि आप उस पर एतबार करना नहीं चाहते। ये ट्रंप ने जो अभी लेटेस्ट जो हमारे सामने है खबर कि जुम्मे को मुज़ाकरात जो हैं वो दोबारा शुरू हो सकते हैं, वी हैव नो रीज़न टू से कि ये झूठ बोल रहे हैं। वैसे तो वो झूठ बोलते हैं, बहुत कमाल तरीके से बोलते हैं जी। लेकिन मुझे यूँ लगता है जैसे इसके पीछे जो सफारतकारी इस वक्त चल रही है, बैकडोर, ख़ास तौर से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने बहुत हैक्टिक डिप्लोमेसी की है। आप हैरान होंगी कि पूरी जंग अपने अरूज पर थी जिस वक्त हमारे चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो तेहरान पहुँच गए थे। 3 दिन वहाँ पर वो रहे। मैं समझता हूँ कि ये रिस्की तो जितना था अपनी जगह तो था, लेकिन उसका नतीजा निकला कि जंग बंद हुई। उसका नतीजा अभी और हम देखेंगे कि यकीनी तौर पर निकलेगा। वो है ना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का हवाला लोग देते हैं, बल्कि बड़ी अथेंटिक बात है वो ये कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इस सीज़ फायर के नतीजे में जो पाकिस्तान के 2 अशख़ास की मेहनत की वजह से मुमकिन हुई, ये आप सोच सकते हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसका अजर उनको ज़रूर देगा। वरना बहुत ब्लड बात होती, अब तक बहुत खून बह गया होता दोनों तरफ, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने डिप्लोमेटिकली शटल डिप्लोमेसी जो है वो इख्तियार की और वो उन्हीं दिनों में 3 मुल्कों के दौरे पर गए, जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर और तुर्की शामिल है। उसके बाद उन्होंने टेलीफोन के ऊपर ऑलमोस्ट ऑल कंसर्न्ड स्टेक होल्डर से भी रब्ता रखा और जो दुनिया के इम्पॉर्टेंट कैपिटल्स हैं उनके अंदर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट थे, हेड ऑफ स्टेट थे, उनसे भी रब्ता रखा। तो इन दोनों की एफर्ट्स को आप फेंक नहीं सकते निकाल के। इस वक्त अगर खूनरेज़ी नहीं हो रही है तो वो इन्हीं की कोशिशों का नतीजा है। क्या इनकी मज़ीद कोशिशें जो इस वक्त भी जारी हैं उसके नतीजे में, जिस तरह ट्रंप कह रहे हैं जुम्मे को मुज़ाकरात होंगे, अब तो उन्होंने कह दिया 36 आवर्स टू 72 आवर्स के बीच कुछ अच्छा होने वाला है। तो लेट अस कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वी बिलीव कि नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से मैंने ना एक सलीम कौसर की गज़ल का एक शेर है, उसको लेके अपने पास से एक जोड़ा है, वो भी किसी की गज़ल का शेर है कि जब एतबारो बेएतबारी के दरमियान है ज़िंदगी, जब एतबारो बेएतबारी के दरमियान है ज़िंदगी, न हमको एतबार आया न उनको एतबार आया। क्या बात है। एक दूसरे का ट्रस्ट बिल्कुल ज़ीरो लेवल के ऊपर है। यानी इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि और बदकिस्मती की बात कोई नहीं हो सकती कि एक सुपर पावर है, दूसरी इस खित्ते की सबसे बड़ी पावर है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो इतना ज़्यादा है कि किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एनीवे, हैविंग सेड दैट, इस्लामाबाद इज़ सेट फॉर सेकेंड राउंड। मैं अगर उसकी मंजर कशी करूँ तो हर वो इक़दामात किए गए हैं जिनकी किसी भी इस लेवल के डायलॉग के लिए ज़रूरत होती है। आम जिंदगी वहाँ पर थोड़ी डिस्टर्ब हुई है ज़रूर, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में कि रेजिडेंट्स जो हैं कैपिटल के वो मुख्तलिफ़ किस्म के इलाके सील किए हुए हैं, लेकिन अगर बेहतरी की इब्तिदा यहीं से होनी है तो मैं समझता हूँ ये कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर अमन कायम हो जाता है
दो मुतहारफ ग्रुप जो है किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच जाते हैं तो ये बहुत बड़ी सर्विस होगी टू द ह्यूमैनिटी। ठीक है जी। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अच्छी खबर है, यानी वो कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले से वो कोई बड़ी जामे डील हो जाएगी, बड़ी डील हो जाएगी, इस हवाले से भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे थे। मगर एट द सेम टाइम अभी भी उनका पॉइंट यही है कि फौज को कहा है कि नाकाबंदी जो है वो जारी रखें। तो इसके साथ तो ईरान ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया टॉप। देखिए ना, हम जब पूरी मंजरनामे को थोड़ा सा गहरे में लेने की कोशिश करते हैं। क्या ईरान के जो मंदूब हैं यूनाइटेड नेशन में, अमीर सईद एरावानी, क्या उन्होंने नहीं कहा कि तेहरान को ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि शायद ट्रंप जो है वो नाकाबंदी ख़त्म करने पर आमादा हो जाएं? आज हम सुन रहे हैं कि ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, मुज़ाकरात तो जुमे के दिन होंगे। तो यू सी इस किस्म की टेंस सिचुएशन में कहीं ना कहीं से आपको हिंट्स मिलते हैं जिनको जोड़ के आप फिर एक मंजरनामा जो है अपने जहन में बना लेते हैं। मुझे यूँ लगता है कि इस बैक डोर डिप्लोमेसी के नतीजे में ट्रंप भी थोड़ा सा अपनी पोजीशन से नीचे आने पर आमादा हुए हैं और ईरानियंस भी थोड़ा सा सॉफ्ट हुए हैं। तभी ये इतनी बड़ी खबर जो है, देखिए ट्रंप हर चीज़ का क्रेडिट लेना चाहता है, चाहे वो मुज़ाकरात हो, चाहे वो सीज़ फायर हो, चाहे वो जंगबंदी हो, चाहे वो नाकाबंदी हो, कोई चीज़ भी हो उसका क्रेडिट वो किसी और को देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ जी। तो ये मंजरनामा हमारे सामने है, लेकिन तारीख नहीं ठीक, अमेरिका की तारीख भी ठीक नहीं है और वो दूसरा सेवनी नेतन्याहू जो है उसकी भी तारीख ठीक नहीं है। दे बिट्रे एंड दे बिट्रे ऑन रेगुलर बेसिस। क्या आप पूरी अगर तारीख उठा के देखें 70-80 साल की जो ये फितना जो अरब लैंड में कायम किया गया था, अब तक उन्होंने हर दफ़ा हर मुआहदे को बिट्रे किया है। लेटेस्ट रिकॉर्ड था ओस्लो रिकॉर्ड, जिसके तहत ये तय हुआ था कि 2 स्टेट इंश्योर की जाएंगी, यकीनी बनाई जाएंगी कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत भी कायम हो और इसराइल की भी आज़ाद रियासत कायम हो। क्या ओस्लो अकॉर्ड से पीछे नहीं गया इसराइल? हालांकि वो बहुत तगोदौ के बाद इंटरनेशनल लेवल पे एक समझौता किया गया था। एक नहीं, मैं बेपनाह आपको मिसालें दे सकता हूँ कि नेतन्याहू ने उसको बिट्रे किया। यही हाल भाई ट्रंप का भी है। ट्रंप भी अपने कहे पर कायम बहुत ज़्यादा देर नहीं रहते हैं और ये उनकी रेपुटेशन है। मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा हूँ आपको। आप ये देखिए कि सुबह शाम दोपहर में वो 3 मरतबा अगर अपनी पोजीशन बदल लें तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए, बिकॉज ही इज़ ट्रंप। बिल्कुल। बुखारी साहब, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया है और फिर एक गैर एलानिया मुद्दत तक के लिए, मतलब कोई उन्होंने डेडलाइन, कोई डेट नहीं दी है। ये कहा है कि जब तक ईरान जो है वो एक यूनिफाइड प्रपोजल नहीं सबमिट करता तब तक सीज फायर जो उसको एक्सटेंड कर दिया है। मैं इसको एक बहुत बड़ा जेस्चर तस्वुर करता हूँ, वरना तवक्को ये की जानी चाहिए थी कि वो 36 घंटे 72 घंटे या समथिंग लाइक दिस इस तरह का टारगेट देते और प्रेशर बिल्ड करने के लिए। और ये कहते, उन्होंने कहा है जब तक ईरान की तरफ से हमें तजावीज़ नहीं मिल जाती उस वक्त तक मैंने अपनी फौजों को कह दिया है कि कोई हमला नहीं होगा। मीनिंग देयर बाई कि एक विलिंगनेस नज़र आ रही है आपको। रिमोट, मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूँ ट्रंप को, उनकी शान नजूल मैंने अगर बयान करनी शुरू की तो आपको पता बात वो तो हमने बहुत प्रोग्राम्स, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि अब उसके ऊपर इंटरनल एक्सटर्नल और ज़मीनी हकाइक के प्रेशर्स हैं। आप इंडेफिनेट पीरियड पर इतने दूर दराज से आके एक तवील अरसा नहीं रह सकते। आपके फौजी कब तक पानी के ऊपर तैरते रहेंगे? तो ये सारे प्रेशर्स भी हैं उनके ऊपर। तो प्रेशर्स हैं या विलिंगनेस है या दोस्तों के कहना मान लिया है आपने, जो भी आप इसको कहें। ट्रंप का ये जेस्चर अगर जुमे को वाक़अतन मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाता है, दोनों टीमें बैठ जाती हैं तो नतीजा ज़रूर निकलेगा कुछ ना कुछ। मैं तो कल बुखारी साहब कल ही ऑप्टिमिस्टिक हो गई थी जब कल के प्रोग्राम में आपने ये कहा था कि कोई जंग नहीं होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शन ही नहीं है अब इसके अलावा कि वो सीज फायर को एक्सटेंड करें या मुज़ाकरात करें। आपने बताया था कि ईरान के पास तो ऑप्शंस हैं और वही होता हम देख रहे हैं। मेरा ख्याल है मुझे आप ही इतना सीरियसली लेती है, लेकिन बहरहाल नहीं, वो आपकी प्रेडिक्शन सही साबित मैं ईमानदारी से अर्ज करूं, मैं ना सिर्फ हकायक को देख के यू हैव टू टेक द ग्राउंड रियलिटी इनटू कंसिडरेशन और फिर आप असेस करके अपना एक नतीजा अखज़ कर लेते हैं। तो मैंने चूँकि अब दुनिया की बहुत सारी जंगें भी देखी हुई हैं, कुछ खुद से कवर भी की हुई हैं, इसलिए मुझे समझ में ज़रा आसानी से आ जाती है कि सूरत किस तरफ जा रही है। देखिए, डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है ट्रंप पर, सिस्टम का बहुत प्रेशर है। कांग्रेस में क्या हो रहा है? कांग्रेस तो अब 25वीं आईनी तरमीम लगाने के ऊपर सोच रही है बहुत संजीदगी से, और उसमें सिर्फ डेमोक्रेट्स नहीं है, रिपब्लिकन भी हैं जो कहते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट का दिमाग चल गया है, ये पागल हो गया है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
तो कहने का मतलब है वो प्रेशर है। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो नो वॉर नो किंग का जो मुजाहरे थे वो एक पूरी सीरीज थी, नॉट ओनली विद इन अमेरिका, इवन आउटसाइड अमेरिका। जो यूरोप के कैपिटल है वहाँ पर भी ये सारे मुजाहरे इसी तरह से हुए थे। हैविंग सेड दैट, इस बार देखना ये है कि क्या वो बुनियादी 3 शर्तें जो ईरान ने लगा रखी हैं या मतलब उसकी ख्वाहिश है, उस पर किस हद तक ट्रंप गिव इन करने जा रहे हैं। पहला, आबना हुर्मुज़ का तो खैर नहीं है, लेकिन ईरानी बंदरगाहों की जो नाकाबंदी हुई भी है उसका ख़त्म करना, लेबनान को मेन स्ट्रीम मुआहदे का हिस्सा बनाना, ये बहुत सेंसिटिव है। तीसरा, न्यूक्लियर के हवाले से वो यूरेनियम देने पर तैयार नहीं है। वो यूरेनियम कहते हैं कि हमारी अपनी नेशनल एसेट है और ईरान ही में रहेगा। क्या इसके ऊपर वो रियायत करने के लिए तैयार है? मुझे यूँ लगता है कि जब ट्रंप ने कल ये कहा था कि मुश्किल है ये डस्ट लेनी वहाँ से, तो उसमें बड़ा टाइम लगेगा, लंबा प्रोसेस, दैट मीन्स वो यहाँ पर भी गिवन करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इसलिए हम अगर ऑप्टिमिस्ट हो रहे हैं तो उसका जवाब हमारे पास है। ज़मीनी हक़ाइक़ में कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कहता कि कोई रेडिकल तब्दीली आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदला ज़रूर है। क्रेडिट उसका आप अपने फील्ड मार्शल को दे लें या प्राइम मिनिस्टर को दे लें, क्योंकि और तो कोई है नहीं। दोनों ही पार्टियों ने ये कहा कि एक ही सालिस है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, और वो है पाकिस्तान। आई थिंक ये इतनी बड़ी नेक नामी है, एक पीस कीपर के तौर पे हमारा जो इमेज आसमान से बातें कर रहा है, ये आने वाले दिनों में दुनिया के मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में हमारा रोल होगा। ये याद ना, आपस में जो तारीफ़ करते हैं अपने अपने फील्ड मार्शल की या प्राइम मिनिस्टर की, तो ये वो सिलसिला नहीं है तू मेरा हाजी बगोयम मैं तेरा हाजी बगो। बाहर की आवाज़ें सुने। ही इज़ ए जनरल ऑफ द आर्म फोर्सेस, रिटायर्ड हैं और दोस्त हैं ट्रंप के। वो उनको क्या कह रहे हैं, उनकी ज़बान से क्या सुन रहे हैं आपके, ये इतनी बड़ी दोस्ती इतनी गहरी और इतनी मजबूत बुनियादों पर है कि ट्रंप कांट से नो टू जनरल आसिम मुनीर। इस वक्त ईरानियन लीडरशिप के बारे में ये कहा जा रहा है, ये तासुर दिया जा रहा है जो कि गलत है, कि ईरान जो है उसके अंदर तकसीम है इस जंग को लेके, या अमेरिका के हवाले से पॉलिसीज़ में बिल्कुल कोई तकसीम नहीं है। मैं पहले भी इसकी वजाहत कर चुका हूँ, अब मेरे ख्याल से इसकी मज़ीद ज़रूरत है कि इसकी वजाहत की जाए। देखिए, पासदारान आज से इक़्तिदार और कंट्रोल में नहीं है। 1980 में ये कायम हुई थी, इसको कायम किया था आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने, और फिर इसका एक और बड़ा ईरानी स्टॉलवर्ड जो है अली अकबर हाशिम रफ़संजानी, वो इसके सरबराह रहे हैं पासदारान के। तो पासदारान का कंट्रोल अब नहीं है उनके हाथों में, हमेशा से उनके हाथों में रहा है, क्योंकि पासदारान की इंटरप्रिटेशन या इंग्लिश में ट्रांसलेशन ये है कस्टोडियन ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन। तो उनसे ज़्यादा ताकतवर वहाँ कौन होगा? असल बात यह है कि एक आपकी हुकूमत का फसाद होता है। फसाद के लिए यकीनी तौर पर ये लोग जो हैं, जिनमें पहले सबसे अली ख़ामनेई थे, फिर उनके बाद अपने ये मुज्तबा ख़ामनेई हैं, या अली लारीजानी थे, या अकबर वलायती होते थे कभी। तो इस तरह के लोग जो हैं ये आपका डिप्लोमेटिक फेस है जी। लेकिन पॉलिसीज़ के हवाले से ईरान के अंदर कभी तकसीम नहीं रही है। क्या बुखारी साहब इसी तकसीम की तरफ डोनाल्ड ट्रंप इशारा कर रहे हैं जब वो यूनिफाइड प्रपोजल की बात कर रहे हैं? देखें, वो 2-3 चीज़ें कहते हैं। एक तो ये कहते हैं कि अब अच्छे लोग आ गए हैं। हाँ। ये अच्छे लोग उसी टीयर्स में से आए हैं, कहीं आसमान से थोड़ी उतरे हैं। तो वो अपने आप को खुश करते हैं या अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए कहते हैं, बट दे आर इवन हार्डर इन देयर एटीट्यूड एंड इन देयर पॉलिसीज़। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि इस वक्त इस जंगबंदी को लेके ईरान के अंदर जो जनरल फीलिंग है, जिसका इजहार जो है वो लीडरशिप के मुख्तलिफ टीयर्स कर रहे हैं, वो ये है कि गालिबन वो समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस सीज़ फायर को कायम करके, इसे तूल दे के, मुज़ाकरात का बहाना करके तैयारी कर रहा है ईरान के ऊपर इसराइल के साथ मिलकर एक और हमले की। वो ये कहने में हक बजानब है, मैं उनको बिल्कुल ब्लेम करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुख्तसरन अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको बताऊं कि दोहा में जो मुज़ाकरात हो रहे थे 2025 में, मुज़ाकरात की टेबल पर 2 राउंड हो चुके थे, तीसरे की तैयारी थी, और ये कहा गया था कि सिर्फ एक इशू के ऊपर थोड़ी सी गुंजाइश बाकी रह गई है, मुआहदा होने वाला है। इज़ दैट राइट? क्या किया आपने जाके अपने चहीते के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया। नतीजा क्या निकला? वो तो ट्रंप की अपनी ज़बानी, किसी वक्त आप वो क्लिप सुना दें अगर, कि 2 दिन आखिरी जो हैं वो ईरानी खूब लड़े, मैं तो हैरान था। तो कहने का मतलब ये है कि आपने खुद ही हमला भी खुद ही किया और सीज़ फायर भी खुद ही डिक्लेयर कर दी। यही आपने अब किया। मुज़ाकरात का एक दौर कतर में हुआ, दूसरा दौर ओमान में हुआ, तीसरा दौर जनीवा में हो रहा था।
आपने क्या किया, आपने फिर हमला कर दिया। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द इरानियंस टू बिलीव कि इस दफ़ा हाथ नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि आप देखें मास्टरी जो है ट्रंप की वो ये है कि वो सुबह जो कहें दोपहर में उसके उलट साबित कर देते हैं, दोपहर को जो कहें शाम को उसके बिल्कुल उलट बात करते हैं, और फिर खुद से ही इज़ मेकिंग वन मेजर मिस्टेक जिसकी हिस्ट्री में किसी को माफ़ी नहीं मिली है। लाइक हिटलर, ट्रंप हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड बिलीविंग हिज ओन प्रोपेगेंडा। इन जो उसके अपना उसके जो सपोर्टर हैं वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ही स्टार्टेड बिलीविंग, मिसाल के तौर पे ईरान तबाह हो गया, वो अपनी ज़बान से इतनी दफ़ा कह रहे हैं कि लगता ये है कि तो वॉक ओवर है, कल बस उनकी फ़ौजें दाखिल होंगी एक तरफ से, दूसरी तरफ कब्जा हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि नहीं जनाब उसकी तो कुव्वत में बड़ा इजाफा है, वो तो हम उसको अगर टेम नहीं करेंगे तो वो तो कुछ भी कर देगा। कहने का मतलब ये है आपकी इफ्स एंड बट का पता ही नहीं चलता कि आप क्या कह रहे हैं। इसलिए ईरानियंस आर रिलक्टेंट, दे आर रिलक्टेंट टू ट्रस्ट ट्रंप। अभी भी Iranian would have never agreed to talk to the Americans had Pakistan's field marshal and prime minister not entered into the scene. उन्होंने किस तरह परसुएट किया है इरानियंस को, ये आने वाले दिनों में कहानियां बाहर आएंगी। अभी तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन 3 दिन वहाँ वो बैठ के जो है वो दावतें थोड़ी खाते रहे हैं। वहाँ बैठ के उन्होंने कितनी हेक्टिक जो है परसुएंस की होगी कि ईरान दोबारा से माइल हुआ है बातचीत करने में। बिल्कुल बुखारी साहब आप ठीक कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीज फायर का ऐलान कर दिया है, लेकिन ईरान इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, इस पर ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। बुखारी साहब, एक तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान माशी बदहाली का शिकार है, और अमेरिका का जो वजीर खजाना है वो भी ये बात कर रहा है कि ईरान के ऊपर मजीद जो है वो इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ड किया जाएगा, और मजीद बिल्कुल, और इसलिए ईरान जो है, और ये भी कहा जा रहा है कि नेवल ब्लॉकेड जो है वो ईरान का जारी रखा जाएगा। लेकिन बुखारी साहब, ईरान तो ये कह रहा है कि अगर आप नेवल ब्लॉकेड जारी रखेंगे तो ये तो जंग का तसलजुल है, और इसके लिए ईरान फौजी कार्रवाई का हक रखता है। देखिए बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। बहुत सारे लीडरों के बयान मेरे सामने हैं ईरान की तरफ से, जिन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक जो बदहाली जिसका जिक्र कर रहे हैं ट्रंप, पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि आपने 47 बरस से पूरी दुनिया को साथ मिला के हमारा दाना पानी बंद करके देख लिया, हमने सरवाइव किया है। ना सिर्फ सरवाइव किया है, हमने अपना इतना इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम बनाया कि आपकी पूरी फौजी कुव्वत जो है, चाहे वो नेवल है चाहे वो एयरफोर्स की है, उसको दुम दबा के भागना पड़ा वहाँ से। और एक और हथियार जो ईरान ने दरियाफ्त किया इस इकोनॉमिक सैंक्शन की रिजीम में, वो है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस काश पाकिस्तान में हमारे लीडरशिप भी इसको मॉडल बना के और सेल्फ रिलायंस की तरफ जाए, तो हम किसी के मोहताज नहीं, ना हमें IMF चाहिए ना हमें वर्ल्ड बैंक चाहिए। हैविंग सेड दैट, ये जो आपने कहा कि ईरान की लीडरशिप की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के बयान आ रहे हैं, जी, देखिए सबसे पहले तो जो मशीन है स्पीकर पार्लियामेंट के, वो ये कहते हैं कि ट्रंप जंग हार चुके और हारने वाला शरायत आयत नहीं कर सकता। ज़रा आप मुलाजा फरमाएं उनके स्टेटमेंट्स की नौयत का और उसकी डेप्थ का। उसके बाद इराकची कहते हैं कि इराकी बंदरगाहों की नाकाबंदी दर हकीकत ऐलान जंग है। इन सीज फायर के बाद आपने इतनी बड़ी वायोलेशन की, इट्स ए डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। और फिर वो ये कहते हैं कि हमारे जहाज़ पर हमला करके उसके अमले को यरगमाल बनाना भी इसी किस्म की वायोलेशन के ज़ुमरे में आता है। उसके बाद अगर आप देखें ईरानी पासदारान जो हैं उन्होंने भी अब 2 जहाज़ पकड़ लिए हैं, जी ठीक है, और वो भी उनको ईरानी बंदरगाहों की तरफ मोड़ के ले जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक्शन अमेरिका या इसराइल करे, ईरान उसको ना सिर्फ ये कि बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसके ऊपर रिएक्ट करता है। ठीक है जी। और दूसरी बात ये जो आपने कही, उनके वज़ीर ख़ज़ाना ने बयान दिया है और 14 अफराद जो हैं जिनमें कुछ इदारे भी शामिल हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। इल्ज़ाम उनके ऊपर क्या है कि जी वो तजारती हवाले से ईरान को सामान फराहम कर रहे हैं जी। वो जाहिर है फिर मिर्च मसाला लगा के ये भी कहा कि जी उनका जो मिसाइल सिस्टम है उसके लिए भी कुछ पुर्जे वुर्जे जो हैं उनको मुहैया की जा रहे हैं। ये जंग बंद करने की नीयतें नहीं हैं, ये जंग को बढ़ावा देने की एक्शंस। बिल्कुल बुखारी साहब, जब ईरान ये कह रहा है कि अगर आप नाकाबंदी जारी रखेंगे और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो जारी रखेंगे, तो क्या ईरान दोबारा फौजी कार्रवाई कर सकता है? क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि वो ये सीज फायर पर अमल दरामद नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने देखिए मैंने आपको एक बात बड़े अरसे से जब से ये कॉन्फ्लिक्ट चला है कह रहा हूँ, ईरानियों को धमकियों से और जाली दावों से डराने की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि ये उन्होंने सीख लिया हुआ है
कि ना धमकी से डरना है, ना जाली दावों की परवाह करनी है। इस वक्त ईरानियन लीडरशिप जो है वो ऑब्जेक्टिवली फोकस्ड है और वो फैसला कर रहे हैं जो ईरानी कौम की सर्वाइवल के लिए और ईरान के पनपने और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। मैं समझता हूँ इतनी डेडिकेटेड लीडरशिप अगर किसी भी मुल्क की हो तो उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ऑल यू नीड इज़ गुड लीडर्स हु कैन प्रोटेक्ट यू एंड हु कैन मेक द नेशन डेवलप। बिल्कुल बुखारी साहब, अब हम देख रहे हैं कि बरतानिया और फ्रांस भी एक आलमी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें 30 से ज़ायद ममालिक शरीक हैं और उसमें वो अपना हरमुज़ के लिए एक फ़ौजी मंसूबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको किस तरह से देखिए, वो एक प्लान बना रहे हैं कि हम ईरान को और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके एक ऐसा निज़ाम बनाना चाहते हैं जिसके तहत इस इम्पॉर्टेंट वाटरवेज को गवर्न किया जा सके। उन्होंने अभी तक किसी स्टेक होल्डर को इसमें दावत नहीं दी है। ये प्योरली 30 के करीब यूरोपीय ममालिक का इजलास है। उसमें उनके मिलिट्री के डिफेंस जो एक्सपर्ट्स हैं वो शिरकत कर रहे हैं। तो अगर तो ईरान को ऑन बोर्ड लेके, ओमान को ऑन बोर्ड लेके, जो इस इलाके के इस वाटरवेज के ओनर्स हैं, कोई एक ऐसा निज़ाम बना लिया जाता है जिससे इसको हमेशा के लिए गवर्न करने का रास्ता निकल आए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान विल बी अगेंस्ट इट। लेकिन ये अमेरिकन प्लान नहीं है, ये याद रखें। ये यूरोप का इनिशिएटिव है, ख़ासतौर से बरतानिया और फ्रांस के मैक्रोन का, बरतानिया के स्टामर और फ्रांस के मैक्रोन का। देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। दिस इज जस्ट अबाउट ए मीटिंग। अभी तो इसके मिनट्स आएंगे, फिर इसके ऊपर डिबेट्स होंगी, फिर इसके ऊपर देखेंगे कि क्या होता है। एक और बात मेरे ख्याल से हम भूल न जाएं, वो है ट्रंप ने एक और हरकत की है कि सोशल मीडिया से एक पोस्ट उठाई है जिसमें 8 लड़कियों की तस्वीरें हैं और कहा है कि जी ईरान इनको फांसी देने से बाज रहे। ईरान की तरफ जो वजाहत आई है वो ये है कि इनमें से कुछ तो वैसे ही रिहा हो गई हुई हैं क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, कुछ के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमा में से किसी भी मुकदमे में सज़ाए मौत होने का इम्कान ही नहीं है और कुछ 1-2 तस्वीरें उसमें जाली भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोशल मीडिया को लेके उसको अपना यानी इंटरनेशनल एक जवाज़ एक बनाएंगे किसी कंट्री को एम्बेरस करने का, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर तखरीबकारी हो, जिस मुल्क के अंदर फितना उठे और वो हुकूमत पर काबज़ होना चाहे, उनके खिलाफ क्यों मुकदमात नहीं चलने चाहिए और कहाँ नहीं चलते हैं। ठीक है। और एक बात जो मैं और कहना चाहता हूँ इस हवाले से, ईरान पर जो इल्ज़ाम है कि यहाँ पर बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, यहाँ पर हॉक्स हैं। हॉक्स भाई कहाँ नहीं होते? क्या हॉक्स अमेरिका में नहीं है? अमेरिका में हॉक्स नहीं होते अगर तो जंग के दौरान 12 जनरलों को घर भेजा जाता। ये हेग्जिट जो है ये क्या है जो यहाँ पर वो सेवूनियों का निशान बना के और अपने आप को बहुत बड़ा सेवूनी होने पर फ़ख्र महसूस करता है। और दूसरी तरफ वो इस वक्त मौका नहीं है बात करने का। जो ट्रंप ने हरकत की थी वो माज़ल्ला वो पैगंबर का जो रूप धार के और मसीहा बनने की, और जो पोप के साथ जो मुहाज़राई चल रही है अभी तक, ये सब कुछ जो है बड़ी लार्ज पॉपुलेशन है दुनिया के अंदर। 1.5 बिलियन पीपल हैं ईसाइयत के उस मज़हब के पैरोकार हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं, जंग एक तरफ है लेकिन इखलाकी तौर पर और सोशल एतबार से भी अमेरिका जो है वो एक्सपोज होता जा रहा है। बिल्कुल बुखारी साहब आप ठीक कह रहे हैं। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड और लेट्स सी कि जुम्मे के दिन क्या होता है, क्या मुज़ाकरात होते हैं या नहीं। ब्रेक से वापस आकर भारत के पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल गुजर चुका है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। बुखारी साहब, भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान पर लॉन्च किया, उसकी हसीमत अभी तक मिटा नहीं सके हैं पूरे साल में, उसको जस्टिफाई कर नहीं सके हैं। और बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, अगले ऑपरेशन की तैयारी करने की बात कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि मैं आपको बता दूं कि ये एक रवायत है वहाँ हिंदुस्तान में कि जब भी बीजेपी की हुकूमत होती है और उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ना होता है, चाहे वो मरकज़ में हो चाहे वो रियासतों में हो, तो वो कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के ऊपर उसका इल्ज़ाम डाल के उस पर कैश करना चाहते हैं वोट को। ये एक एस्टैब्लिश्ड बात है उनके बारे में। दूसरी बात यह है कि अगर आप पहलगाम के ऑपरेशन को रिकॉल करें मुख्तसरन, और मैं कर देता हूँ आपको कि 10 लाख फ़ौज है वहाँ पर भारत की कश्मीर में। 200 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल से अंदर कुछ लोग आते हैं जो बकौल उनके पाकिस्तान से आए थे, वो 26 लोगों को मारते हैं और आराम से वापस चले जाते हैं। डूब मरना चाहिए उस फौज को तो फौरी तौर पे मुकम्मल। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान के बासियों ने खुद कही अपनी हुकूमत के बारे में कि ये कैसे हुआ, वो हवा से आए थे, आसमान से उतरे थे। तो ये सवाल, तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अपनी मौत मर गया था होने के फ़ौरन बाद।
दूसरी बात ये 10 मिनट में FIR हो गई। दूसरी बात मैंने कहा ना कि उसके सारे वाकयात ऐसे हैं कि उसके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने के बारे में कोई शुबा नहीं। हमने क्या कहा, हमने कहा जॉइंट तहकीकात कर लेते हैं, इंडिया ने कहा नहीं। हमने कहा इंटरनेशनल कमीशन बना लेते हैं, इंडिया ने कहा नहीं। हमने कहा फिर अब हम सबूत भेज रहे हैं दुनिया को कि हम इसमें मुलव्वस नहीं है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है उसमें हमेशा से भारत मुलव्वस होता है। नतीजा क्या निकला कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ माना और हिंदुस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ और स्पॉन्सर और सहूलतकार करार दिया। हमने उसमें इजाफा ये किया कि हमने यहाँ पर उसको साथ अफ़गानिस्तान को जोड़ दिया है, क्योंकि अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्दी और तखरीबकारी पाकिस्तान में हो रही है उसके लिंकेज जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ जो हैं एस्टेब्लिश्ड हैं। हमने पूरी दुनिया को बताया, पूरी दुनिया ने हमारा ये मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम किया। इस सब कुछ से घबरा के फिर हिंदुस्तान ने सोचा हमारे पास हम तो उससे 10 गुना बड़ी फ़ौज के मालिक हैं, हम तो इनको सबक सिखा देंगे, लिहाजा वो चढ़ दौड़े इस सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर के तहत। हमने जवाब में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन बनियानुल मरसूस। हम दुनिया में उसके नतीजे में सबसे ज़्यादा हुनरमंद, सबसे ज़्यादा नाकाबिले तस्खीर फौजी कुव्वत के तौर पर उभरे, और ये सारी दुनिया ने तस्लीम किया। दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो है वो हमारे फील्ड मार्शल के गुण हमें थोड़ी गाता है। एक दूसरा ये कि पूरी दुनिया में हमारा रोल बन गया पीस कीपर का। हम दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट में अब एक अहम रोल अदा करने की पोजीशन में आ गए हैं, जबकि हिंदुस्तान में आइसोलेशन का ये शिकार है, ये हाल है कि मोदी आंखों में आंखें डाल के अपनी पार्टी के साथ और अपोजिशन के साथ बात नहीं कर सकते हैं। और इस पूरे गैम्बिट में जो इस पर दुनिया भर का फोकस है, कहीं है भारत या भारत का मोदी कहीं नजर आता है आपको दूर दूर? ये है हमारी अचीवमेंट्स। बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के दहशतगर्दी का स्पॉन्सर होने के लिए एक ही सबूत काफ़ी है कि अजीत डोवल जो हैं उन्होंने एक सेल बना रखा है जिसकी $1 बिलियन एनुअल ग्रांट है मरकज़ की तरफ से। उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? पाकिस्तान का सी बैक तबाह करना, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करना। ये प्रोनाउंस्ड सूरत हाल है, और वो मौसूफ इतने बेगैरत और बेहया हैं कि इसका इजहार भी करते रहते हैं मीटिंग में, जिसकी वीडियोज़ बाहर आ जाती है। ये हो गया जी। दूसरी बात यह है कि एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमारी ISI ने पकड़ा है। वो ये कि जो पाकिस्तानी वहाँ कैद है हिंदुस्तान की जेलों में, उनको बाहर निकाल के रिहा करके उनके ज़रिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके दुनिया को कहना कि देखे जनाब ये पाकिस्तानी है, पकड़े गए। हाँ। ये ISI ने कमाल महारत से इसको वक्त से पहले एक्सपोज कर दिया है, जिसकी वजह से अब वो ये करने की पोजीशन में नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि वो मोदी जो नाचा करते थे, बकायदा नाचते थे, वो रफेल आ गए मेरे पास, रफेल आ गए, वो हम तो अब निष्ठ कर देंगे, घुस के मारेंगे। याद है आपको वो बंदर जो नाचता था? बिल्कुल याद है। उनका जो हशर हमने किया वो तो मैन्युफैक्चरर्स ने भी आंखों अपनी उंगलियां मुंह में ले ली, होंठों में दबा ली कि हमारे साथ हुआ क्या है। अब तक इंक्वायरियां हो रही हैं कि कैसे पाकिस्तान ने राफेल्स को F-17 थंडर के साथ तबाह किया यार। तो अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगले 10, 15, 20 बरस तक हिंदुस्तान तसव्वुर भी नहीं कर सकता पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने का। ये जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की बात करते हैं, वो जरा बात करते हुए आपने उनकी शक्ल देखी थी? हाँ, अभी रिसेंटली बुखारी साहब मैं एक देख रही थी वीडियो, एक इंडियन जनरल ही थे गालिबन अनिल चौहान थे, वो बात कर यही कह रहे थे कि उनसे सवाल किया गया ना ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, तो कहते हैं कि जो हो चुका उसके ऊपर बात नहीं करते, उसमें जो गलतियां हो गई उसके ऊपर बात नहीं करते। एक्चुअली टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी को हमने पुरानी टेक्नोलॉजी पर जहाज उड़ाए थे। हाँ जी, तो वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन 2.0 की तैयारी पूरी है, अब उस पर बात करें। लेकिन उनको एक बात भूल गई, उनका ख्याल ये है कि हम ऑपरेशन जो हमने सिंदूर के मुकाबले में बनियानुल मरसूस किया था, उसके बाद हम आराम से बैठ के सो गए। हम बिल्कुल नहीं सोए हैं। हम आपकी ऐसी तैसी करने के लिए अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं। अरे इस एक महीने के अंदर 2 टेस्ट आपने देखे नहीं मिसाइलों के जो हमने किए हैं अभी। तो कहने का मतलब ये है कि उनको भी ये मैसेज दे दिया गया है कि, और हम कौम को भी दे दिया गया है, सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हर एक सम्त, हम लोग अभी जिंदा व बेदार खड़े हैं। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बुखारी साहब, ताउला तारड़ साहब भी यही बात कर रहे हैं, भारत कभी दोबारा जो है वो फॉल्स फ्लैग जैसी गलती नहीं करेगा, इसकी जरूरत ही नहीं कर सकता।
मैंने भी यही कहा ना आपसे, जी। मैंने यही अर्ज करा था, वो सुनवाना दे मेरे ख्याल से अपने नाज़रीन को क्या कहते हाँ हैं जी वो। बिल्कुल। अताउल्लाह तारड़ साहब क्या कह रहे हैं, वो भारत के इन फॉल्स फ्लैग के जो भारत धमकियां देता रहता है उसके ऊपर और जो नए ऑपरेशंस की बात करता है बुखारी साहब। आखिरी जुमला मैं ये अर्ज करूं कि अब जितनी गुडविल हमने कमा ली है पूरी दुनिया में, जिस तरह पीस कीपर के रोल में हम आ गए हैं, जिस तरह फौजी कुव्वत हमारी तस्लीम कर ली गई है, अब कश्मीर का मसला जो है वो लेके हम चलेंगे और इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, ख़ासतौर पर सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, उसमें हम इस मुद्दे को दोबारा उठाने जा रहे हैं और दुनिया हमारा साथ देगी, आप देख लीजिएगा। इसलिए कि हमने बरतानिया को भी बता दिया है कि ये आपका अनफिनिश एजेंडा था जो आप छोड़ के गए थे, अब इसके रेजोल्यूशन में आप हमारी मदद कीजिए और वो जो आर्टिकल 370A रिवोक किया था इंडिया ने, वो वापस होना चाहिए और कश्मीर का वही डिस्प्यूटेड स्टेटस बहाल होना चाहिए। बिल्कुल बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया खत्म। सी यू ऑल टुमारो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।